हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 5, एक समराइज वे में तो उसका देख ही लिया था, टोटल एक ओवरव्यू बना लिया था। अब हम लोग को एक एक सेक्शन करके अच्छे से देखना है। तो देखिए भैया, हम लोगों ने अध्याय ये जो 5 है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, ये हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा था बोर्ड में। अब सेक्शन में पढ़ेंगे बैरक से, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक सेक्शन करके। धारा 35, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। भैया एक बात आप लोग जानते हैं, चलिए इसको इधर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, इसका मतलब पता है। जैसे अगर वारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकती है क्या, इसे क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे है वारंट के बिना, ठीक है। ये देखिए वारंट के बिना है, तो क्या पुलिस वारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकेगी। तो हाँ, कर सकेगी। ये प्रोविज़न चलिए जब पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे क्या है। पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक तो W के साथ, ठीक है, एक वारंट के बिना, ठीक है। एक तो वारंट के साथ, एक वारंट के बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी 2 तरीके से हो सकती है। अब वारंट के साथ का क्या मतलब है भैया, तो मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा, ठीक है। अब कब जारी करेगा, जब कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा तो उसके बाद कार्यवाही का जो है आधार तय होगा। अब कार्यवाही के किस आधार पर कार्यवाही चलेगा, तो उसके आधार पर जब कार्यवाही का आधार तय हो जाएगा तब मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि आप व्यक्तियों वारंट जारी करेगा, ठीक है, कि व्यक्तियों को हाजिर किया जाए। तो उसके लिए पूरा प्रोविज़न है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पढ़ते हैं कि इस धारा 35 में है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी, ठीक है। तो भैया वारंट के बिना गिरफ्तारी, चलिए देखिए, इसमें कुल मिलाकर धारा 35 में मैंने पहले ही बताया था कि कुल मिलाकर 7 खंड हैं। CRPC में 6 खंड थे, इसमें 7 खंड है BNSS में। अब 7वां खंड नया जोड़ा गया है, ठीक है। वो क्या है अभी देखेंगे। पहले देखिए धारा 35, बिना पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। इसका पहला खंड है, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ठीक है, और वारंट के बिना, एक तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। अब किस व्यक्ति को, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 परिस्थितियाँ दी गई हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति है तो पुलिस अधिकारी आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी, ठीक है। देख लीजिए, पहला परिस्थिति है, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। क्या करता है, तो संज्ञेय अपराध करता है। कब, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, ठीक है। पहला खंड है कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है। अब संज्ञेय अपराध क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले आप इतना ही जान लीजिए कि संज्ञेय अपराध कारित करने पर पुलिस अधिकारी वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। अब खा है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला या सूचना प्राप्त हो चुकी हो, ठीक है। जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है। अब क्या कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माना के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर साइड में मैं लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि 7 वर्ष या उससे कम संज्ञेय अपराध कारित करने का आरोप हो या विश्वास हो, ठीक है, या उचित संदेह विद्यमान हो, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। और कब कर सकेगा, लेकिन मतलब इसका भी एक अपवाद है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, ठीक है।
ये ऐसा नहीं कि ये इतनी परिस्थिति हो तभी गिरफ्तार कर सकेगा, नहीं, अगर ये चीज़ें पूरी हो रही हो, निम्न शर्तें। अब निम्न शर्तें क्या है तो ये देख लीजिए। पहला है, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण हो। ठीक है, ये देखिए, विश्वास करने का कारण है कि उसने उक्त अपराध किया है। अब ऐसे ही नहीं कि आप किस पुलिस अधिकारी को जाके कह दीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 7 वर्ष या उससे कम का संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस आके हमको सीधे उठा लेगी भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब गिरफ्तार करेगी जब ये परिस्थिति नीचे वाली ये परिस्थितियाँ पूरी हो रही हो। ठीक है, ये 1, ये 2, ये परिस्थिति पूरी होंगी तभी उठाएगा। अब ये परिस्थिति है, पहला परिस्थिति है, पुलिस अधिकारी को विश्वास हो कि उक्त अपराध किया गया है। अब ठीक है, अब उक्त अपराध यहाँ पर है, उक्त अपराध का क्या मतलब है भैया? उक्त अपराध मतलब ये अपराध। अब कौन से अपराध? जो 7 वर्ष या उससे कम का संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब चाहे वो जुर्माना के साथ हो 7 वर्ष, चाहे 7 वर्ष जुर्माना के बिना हो, अगर ऐसा अपराध किया गया है और पुलिस अधिकारी को विश्वास है, तब वह बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तार कर सकेगा। अब दूसरी परिस्थिति है कि पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया हो। एक तो विश्वास है और दूसरा समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। एक तो पुलिस अधिकारी को विश्वास हो। ठीक है, आप ये चीज़ नोट करेंगे, एक तो विश्वास। ठीक है, विश्वास शब्द आप पहले में नोट कर लेंगे, पहले खंड में विश्वास और दूसरे खंड में समाधान। ठीक है, इस पे आप इसको हाईलाइट रखेंगे। अगर वेरेक्ट आपके पास है तो वेरेक्ट में मार्क कर लेंगे। ठीक है, पहले में विश्वास है, दूसरे में समाधान है कि निम्नलिखित के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, अब निम्नलिखित क्या है तो कहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, मतलब ऐसा जो व्यक्ति है वो कोई अन्य अपराध ना कर सके। मान लीजिए कि उसने चोरी किया है, तो चोरी का तो 3 ही साल है। मान लीजिए उसने कोई भी ऐसा अपराध किया है, जैसे मान लीजिए कि उसने किसी व्यक्ति का पैर तोड़ दिया है, ठीक है, या मान लीजिए हत्या करने का प्रयत्न किया है, या ऐसा कुछ भी, हत्या करने का प्रयत्न तो बड़ा हो जाएगा, 7 वर्ष से कम आप कोई भी अपराध मान लीजिए वो किया है। अब पुलिस अधिकारी उसको क्यों गिरफ्तार करेगा? ताकि उसी तरीके का कोई अन्य अपराध ना कर सके। ठीक है, कोई भी अन्य अपराध ना कर सके, इसलिए पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। ठीक है, इतना हाईलाइट करेंगे आप लोग, नीचे मार्क कर लेंगे। और दूसरा, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए। अब अन्वेषण का मतलब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपराध के समुचित इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस को, कि अगर वो व्यक्ति मान लो बाहर रहेगा तो अड़चन पैदा करेगा या कुछ भी हो, आगे अभी और परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, देखिए अगली परिस्थिति है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने, मतलब यहाँ पे क्या है आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे, साक्ष्य को गायब करने। ठीक है, या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीत में छेड़छाड़ करने से। ठीक है, छेड़छाड़ करने, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, या तो साक्ष्य को गायब कर रहा है या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ऐसा करने से रोकने के लिए। ठीक है, अब इसका कुल मिलाकर ये है, एक लाइन में अगर देखें जैसे हम लोग पहले देखते हैं, तो साक्ष्य मिटाने से रोकने के लिए। ठीक है, मिटाने या गायब करने से रोकने के लिए। अब भैया घ खंड है, उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य को प्रकट ना करने के लिए मनाया जा सके। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट करें, प्रकट ना करने के लिए मनाया जा सके। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो उस तथ्य से या उस परिस्थिति से परिचित है कि जो व्यक्ति आके कोर्ट में गवाही दे सकता है कि हाँ मैंने ये देखा, मैंने ये सुना,
और मेरी उपस्थिति में ये अपराध हुआ, ऐसे व्यक्ति को मनाने के लिए, ठीक है, उत्प्रेरित करने के लिए या धमकी देने के लिए या उससे कोई वादा करने के लिए कि अगर तुमने पुलिस में जाके झूठा बयान दे दोगे तो मैं तुमको ये करूँगा, दूंगा, वो दूंगा, ऐसा करने से रोकने के लिए, ठीक है। साक्षी को डराने धमकाने या उसे लालच देने के लिए लालच देने से रोकने के लिए। अब लालच क्यों देगा? ताकि झूठ बोल दे, ठीक है। अंगा देखिए, जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अब एक कारण इसका सबसे मेजर ये है कि गिरफ्तारी क्यों होगी, ताकि न्यायालय जब भी चाहे ऐसे व्यक्ति को उसी समय पर जब न्यायालय चाहे उपस्थित कर सके, ठीक है। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए भी करती है, इसका एक आधार ये है अंगा, ठीक है, कि ताकि कोर्ट जब चाहे तब उसको उपस्थित किया जा सके। मान लो गिरफ्तार नहीं किया है तो वो कहीं भाग जाए, हाँ, इसीलिए भैया। और पुलिस अधिकारी ऐसा करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा खंड था। पुलिस अधिकारी ऐसा करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, ठीक है भैया। ये थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आप, कलर में चेंज कर देता हूँ। कारणों को लेखबद्ध करेगा, ठीक है। कौन करेगा? तो पुलिस अधिकारी। भैया पुलिस अधिकारी ऐसा करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अब इसका एक परंतु खंड है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी ना करने के कारणों को भी लेखबद्ध करेगा। यहाँ पर गिरफ्तार करने के कारणों को तो लेखबद्ध करेगा ही। लेखबद्ध करने का मतलब है उसको लिखेगा कि मैं क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ या क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। इसके ऐसे अपने रीज़न को, प्रॉपर रीज़न को राइटिंग फॉर्म में देगा, ठीक है, लेखबद्ध करेगा। अब गा खंड देख लेते हैं। गा खंड किसका है देख लीजिए, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज होइए। ये नहीं है, ये उपधारा एक का, एक तो का है, एक तो खा है, अब तीसरा गा, ठीक है। ये देखिए, गा जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माना के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया हो। या तो 7 वर्ष से अधिक हो या मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध किया हो। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया हो जिसकी सज़ा, जिसका दंड 7 वर्ष से अधिक है या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय है, तब उस संज्ञेय अपराध को कारित करने का आरोप है अगर, ठीक है। और पुलिस अधिकारी के पास, ये देखिए, और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। उक्त अपराध मतलब यहाँ पर उक्त अपराध है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उक्त अपराध का मतलब 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड से दंडनीय कारावास से दंडनीय कारावास संज्ञेय अपराध किया है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा दिया जा सके या मृत्युदंड की सज़ा दिया जा सके, और पुलिस अधिकारी को विश्वास हो। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, 7 वर्ष से अधिक, ये देखिए किनारे पेन से लिखा हूँ ये, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक या डेथ सेंटेंस से दंडनीय अपराध कारित करने का संज्ञेय आरोप हो, और प्लस पुलिस अधिकारी ये देखिए, पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है, तब बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकेगी, ठीक है। अब दूसरे खंड में था कि 7 वर्ष या उससे कम, ठीक है, और तीसरे खंड में है कि 7 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है। नहीं 7 वर्ष या उससे अधिक नहीं,
7 वर्ष या उससे कम तो दूसरे खंड में है, 7 वर्ष से अधिक हो, अगर 7 वर्ष तक हो या 7 वर्ष हो तब तो वो दूसरे खंड में चला जाएगा। अगर 7 वर्ष से अधिक हो तब इस खंड में जाएगा, ठीक है। अब चौथा खंड देख लीजिए, जो या तो इस संहिता के अधीन, ठीक है, या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो। अब पुलिस अधिकारी यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि बिना वारंट गिरफ्तारी किसकी हो सकेगी, तो उद्घोषित अपराधी की हो सकेगी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब उद्घोषित अपराधी कौन होता है भैया, ठीक है, उद्घोषित अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकेगी या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की हो सकेगी। मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी जानता है कि यह व्यक्ति उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। अब उद्घोषित अपराधी का मतलब होता है भैया ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपराध करके भाग गया हो, उसको कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया हो, कोर्ट ने ये कह दिया हो कि भैया ये अपराधी है अब, ठीक है, घोषणा कर दिया हो अपराधी की होने की, और वो भाग गया हो, ठीक है, या चाहे कोर्ट ने, ठीक है, मतलब चाहे इस संहिता यानी BNSS ने, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखिए इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा, ठीक है, वह व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, जो अपराधी उद्घोषित किया गया है वो कि उसे कौन उद्घोषित करेगा कि ये अपराधी है, या तो ये संहिता, इस संहिता से मतलब BNSS या CRPC या राज्य सरकार का आदेश, ठीक है। अब अंगा खंड देख लेते हैं, जिसके विरुद्ध नहीं, जिसके कब्जे में ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति का संदेह होने पर, ठीक है, जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित आरोप या उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, मतलब जिस पर यह संदेह हो रहा है कि इसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति है या पाई जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल चुरा के भाग रहा है, अब वो भाग गया, चुरा के भाग गया, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल उस व्यक्ति को देखता है अगर पुलिस, और उसे लगता है कि ये मोबाइल चुराई हुई है, ठीक है, या उसका छानबीन करता है, उसको देखता है, उसकी तलाशी लेता है और चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, या किसी भी परिस्थिति में अगर व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है या उचित रूप से, ठीक है, ऐसे नहीं, उचित रूप से संदेह है, ठीक है, उचित रूप से संदेह है कि ऐसी चीज़ चुराई हुई हो सकती है, तब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है। ये अंगा खंड था। अब अगला खंड देखते हैं, चा खंड भैया, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न कर रहा है। इसका मतलब भैया पुलिस अधिकारी के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने पर, ठीक है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने जा रहा है, तो उसके गिरफ्तार करने के काम में बाधा डालने पर वो गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, या तो फिर विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, या तो बाधा पहुंचाता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है। अब विधिपूर्ण अभिरक्षा मतलब उसके विधिक तरीके से उसको अब गिरफ्तार किया गया है और वो भाग गया है, या फिर भागने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, करता है, तब उसे बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकेगा। कौन करेगा, तो पुलिस अधिकारी, ठीक है। अब छा खंड देखिए, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। अब जिस व्यक्ति पर ऐसा संदेह है कि वो अभित्याजक है, ठीक है, अभित्याजक का मतलब छोड़कर भाग गया है जो, ठीक है, जिसने अभित्याग कर दिया है, किसका, संघ के सशस्त्र बलों का, ठीक है। अब इसमें कोई भी बल हो, संघ का मतलब सेंट्रल फोर्सेज जितने भी हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री हो, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, ये सब संघ के बल है ना। तो संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से
मतलब चाहे आर्मी से, चाहे एयरफोर्स से, चाहे नेवी से, किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, यानी कि भागने का संदेह है। ठीक है, अब जाखंड देखिए, जो भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर कोई अपराध करता है और उस पर संदेह है कि इसने भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध किया है कि यदि वह अपराध भारत में किया गया होता तो वो ये अपराध होता। पता है, जैसे मान लीजिए आपने नेपाल में जाके कोई मतलब कुछ भी अपराध किया और नेपाल और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि है। अब प्रत्यर्पण संधि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन का मतलब है, कोई भी जब दो देश होते हैं ना तो वो एक दूसरे से अगर करार कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे यहाँ कोई अपराध करके कोई अपराधी आपके यहाँ भाग गया है और उसे मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, आपके यहाँ भाग गया है, तो आप उस अपराधी को पकड़ के मुझे देंगे। तो एक दूसरे के साथ यह करार कर लेते हैं। तो अगर उस जगह पर अपराध किया गया है जहाँ से प्रत्यर्पण संधि या प्रत्यर्पण संबंधी विधि लागू है, जहाँ पर मान लीजिए भारत और नेपाल या भारत अमेरिका के बीच में है, और भारत और अमेरिका के बीच में अगर मान लीजिए प्रत्यर्पण संधि है, तो अमेरिका में अपराध करके अगर कोई भारत आ जाता है तो भारत वाले उसे पकड़ के और अमेरिका को सौंप देंगे, और अमेरिका वाले पकड़ के भारत में को सौंप देंगे अगर कोई यहाँ से अपराध करके वहाँ चला जाता है तो यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में अपराध करता है और अमेरिका और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, और वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में अपराध करके भारत भाग आता है और भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकेगा पुलिस अधिकारी। ठीक है भैया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ना आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब जो टाइम पास करने वाले हैं वो इस वीडियो को फालतू समझेंगे, लेकिन जो सीरियस है वो समझेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। जो छोड़ा गया दोष सिद्ध होते हुए 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। अब 394 का उपधारा 5 क्या है, ये मैं नीचे लिखा हूँ, देख लीजिए कि राज्य सरकार छोड़े गए दोष सिद्ध को के निवास स्थान की या निवास स्थान के बदलाव की या उसके घर की अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित नियम बना सकेगा। कि मतलब मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को वो छोड़ता है राज्य सरकार और उससे के संबंध में यह नियम बनाता है कि यह अपने निवास स्थान पर ही रहेगा, वहाँ से भागेगा नहीं, तब ये इसको छोड़ा जाएगा, और वो व्यक्ति निवास स्थान को बदल देता है, ठीक है, तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। मतलब आप लोग जान लीजिए 394 की उपधारा 5 में, ये 394 की उपधारा 5 में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जो राज्य सरकार बना सकता है, वो नियम छोड़ने से संबंधित। ठीक है, तो अगर उस नियम का भंग कोई व्यक्ति करता है तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब ये नियम कौन सा है ये बाद में देखेंगे। ठीक है, ये नियम यही है जो नीचे मैं लिखा हूँ, राज्य सरकार छोड़े गए दोष सिद्ध ये वो। आप लोग, इतना वीडियो लंबा हो रहा है भाई, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की सोच रहा हूँ। अब जहाँ हो गया था, अब यहाँ देखिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक आप इसको अंडरलाइन करेंगे, लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। मतलब अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, ठीक है, मान लीजिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं। परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है,
और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी दूसरे, जैसे मान लीजिए किसी भी पुलिस अधिकारी की ज्यूरिसडिक्शन कुछ जगह पे है और मान लीजिए कोई अपराधी वहाँ से अपराध करके भाग गया दूसरे पुलिस स्टेशन के उसमें क्षेत्राधिकार में, तो भैया अगर पुलिस अधिकारी वहाँ अपने ही क्षेत्राधिकार में चूँकि पकड़ सकता है, दूसरे के क्षेत्राधिकार में तो पकड़ सकता नहीं है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ये लिखित में या मौके की अध्यपेक्षा दे दे कि भैया आप इस अपराधी को पकड़ के मुझे सौंप दीजिए अपने ज्यूरिसडिक्शन से, और पुलिस अधिकारी को जिसे सौंपा जाता है उसे लगता है कि यह व्यक्ति बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है विधिपूर्वक, तभी वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अध्यपेक्षा का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, रिक्वेस्ट मान लीजिए आप लोग, एक सामान्य भाषा में इसको रिक्वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी से रिक्वेस्ट करता है कि भैया इसे पकड़ के सौंप दो, तब ठीक है, लेकिन तभी वो सौंपेगा जब ये उसको लगेगा कि विश्वास है कि हाँ इसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था 7 खंड है, तो ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो उपखंड एक ही था। देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, ये देख लीजिए अध्याय 5 का धारा 35 का उपखंड 1 था जो इतना परपंच था भैया। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तब तो ठीक है। अब उपखंड 1 तो ख़त्म हो गया, अब उपखंड 2 देखते हैं। धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब धारा 39 क्या है अभी देखेंगे, अर्थात धारा 39 में सेक्शन 39 में कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी आसंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर आसंज्ञेय अपराध कारित करने का आरोप है या विश्वसनीय सूचना है या परिवाद किया जा चुका है या संदेह है कि इसने असंज्ञेय अपराध किया है, ऐसा कोई अपराध जो संज्ञेय ना हो, तो उस व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब धारा उपखंड 3 देखिए, उपखंड 3 कहता है, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। उपखंड 3 कहता है कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को सूचना जारी करेगा कि मेरे समक्ष आइए, हाजिर होइए। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था इस सेक्शन को। ठीक है, अब ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और पिछले वीडियो में है भैया, आप जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वो उसको मैंने बोर्ड पे अच्छे से बताया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये तो बस एक बार बेरेक्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। अब उपखंड 4 देखिए, जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वह उसका कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधों का पालन करे। निबंध यानी शर्त। अब अगर उपधारा 3 में कोई सूचना जारी किया जाता है कि आप हाजिर होइए, मतलब हाजिर होने के लिए कोई सूचना जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा, जिसके लिए यह सूचना जारी की जाती है, उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सूचना की शर्तों का पालन करे। ठीक है, या निर्देशों का पालन करे। 5वां उपखंड देखिए, जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है। मतलब जो व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है, मतलब मान लेता है, अर्थात हाजिर हो जाता है, या अनुपालन करता रहता है, यानी कि जब जब सूचना मिलती है तब तब वो उसका अनुपालन करता है, यानी तब तब हाजिर होता रहता है,
वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर वो सूचना का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय तब, मतलब एक अपवाद छोटा सा, कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए तब तो कर लेगा भैया। अब उपखंड 6 देखिए, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, अनिच्छुक मतलब इच्छा ना हो, ठीक है, अनिच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी हो तो न्यायालय के, मतलब जो आदेश हो पारित किया गया हो उसके अधीन रहते हुए सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। मान लीजिए ये जो यहाँ पर ये उपसंजात होने का नोटिस है, हाजिर होने का सूचना, ये उपधारा 3 में देखिए, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर उपसंजात होने का नोटिस है और वो असफल रहता है उपसंजात यानी उपस्थित होने में पुलिस अधिकारी के समक्ष सूचना मिलने पर, तब भैया पुलिस अधिकारी कोर्ट के नियमों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा इमीडिएटली। ठीक है, अब 7वां ये नया जोड़ा गया है भैया, इसको आप लोग देख लेंगे। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामलों में जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो कि पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मतलब अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अब कैसे व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है और 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है और उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एसआई लेवल के अधिकारी की पूर्वानुमति लेनी होगी। ठीक है, किसी भी एसआई लेवल के अधिकारी से पूर्व में पूछना होगा, ठीक है, उसकी सहमति लेनी होगी, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो भैया वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, एक एक सेक्शन करके, या अगर छोटा सेक्शन है तो 2-2 सेक्शन करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये धारा 35 था, थोड़ा लंबा था, इसके बाद सारे धाराएं छोटे छोटे हैं, देख लीजिए। जैसे धारा 36 है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य की, मतलब गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होगी और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी जो व्यक्ति गिरफ्तार करेगा उसका कुछ कर्तव्य होगा, कुछ ड्यूटी होगा, ठीक है, वो है। फिर उसके बाद धारा 37 है, पदाभिहित पुलिस अधिकारी यानी डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। अब ये कौन होता है तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 38 है, तो 2-3 सेक्शन एक में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी ये थोड़ा लंबा था इसलिए भैया एक वीडियो यहीं तक रोकना पड़ेगा ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है भैया, मैं भी पढ़ता था तो मैं भी बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते, ज़्यादा एक वीडियो लंबी हो तो मैं बोर हो जाता था भैया। इसीलिए जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे ऊपर बीतती है भैया, आप बीती के अनुसार आप लोगों के साथ बिहेव किया जाएगा। तो भैया ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अच्छी लगी वीडियो यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।